दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में से एक जेल है काल्पनिक जेल। अगर आप इस जेल की कहानी सुन लेंगे ना, जो कैदियों के साथ अत्याचार होता है, अगर आप वो सुन लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। यह जेल जानबूझकर अंग्रेजों ने हमारे देश के फ्रीडम फाइटर को हमारे देश से दूर रखने के लिए 1255 किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार के आइसलैंड पर बनवाई थी। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और यह बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अंग्रेज जो थे वह काला पानी जेल को इतना ज्यादा दूर क्यों बनवाते हैं और वहां पे लोगों के साथ इतना ज्यादा अत्याचार क्यों होता है। तो आइए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि जो भी इंसान समुद्र को पार करके अपने जमीन से दूर जाता था उसे अछूत मान लिया जाता था, उसे अपने धर्म से अपने समाज से बेदखल कर दिया जाता था। और जैसे कि हमें पता है कि सेलुलर जेल अंडमान निकोबार आइलैंड के कैपिटल सिटी पोर्ट बेलोर के तट पर बना था, तो फिर यह भी बात जायज थी कि फिर सारे कैदी को अपने जमीन को छोड़ना पड़ता था और समुद्र को उस पार जाना पड़ता था। और जब वह लोग समुद्र के उस पार चले जाया करते थे तो उनको अपने जाति, अपने धर्म, अपने समाज से उनको निकाल दिया जाता था। तो इसलिए उनके लिए उनका परिवार जो था वह ब्लैक शिप बन जाता था और फिर बस इन्हीं सब की वजह से उस जगह को काला पानी नाम दे दिया जाता है। और ये जेल दुनिया का एक ऐसा नरक है जो धरती पर बनाया गया था, लेकिन जैसा कि हम लोग सुन रखे हैं कि जो नरक का दरवाजा है वह काला होता है, तो इसलिए इन सभी चीजों को देखते हुए इस जगह का जो नाम रखा गया था वो ये रखा गया था काला पानी जेल। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इस नरक को जमीन पर क्यों और किस लिए बनवाया गया था। दरअसल दोस्तों, बात 1857 की है, जब पहली बार हम हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ अपना पहला युद्ध रचा था, जिसे हम लोग 1857 का नेशनल अपराइजिंग भी कहते हैं। दोस्तों, इस युद्ध में जीत तो अंग्रेजों की हुई थी, लेकिन हिंदुस्तानियों के मन में लगी चिंगारी को देखकर अंग्रेजों के मन में डर बैठ गया था। और अगर हिंदुस्तानी लोग में अंग्रेजों का डर नहीं रहा और हिंदुस्तानी एक होने लगे तो शायद अंग्रेज सरकार का यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में दोबारा से कोई क्रांति ना हो, इसलिए उन्होंने एक ऐसा जेल बनवाया जिससे लोगों के मन में डर बैठ जाए। और इसलिए भारत से कहीं दूर इस तरीके से इस जेल की खोज की जाती है अंडमान आइसलैंड पर। और हिंदुस्तान में ब्रिटिश सरकार के रूल के खिलाफ अगर कोई भी जाता या फिर आज़ादी के लिए किसी को भी भड़काता या फिर ब्रिटिश जो वहाँ के गवर्नर थे या फिर उनके गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय थे उनको अगर कोई मारता या फिर कोई भी ऐसा कुछ काम करता जो ब्रिटिश के रूल के खिलाफ होता, तो उनके लिए यह काला पानी जेल बनाई गई थी, जहां पर अंग्रेज सरकार चैन टेक्निक अपनाते, यानी कि वहां के 50 कैदियों के एक पैर को एक सिंगल चैन से बांध दिया जाता था, सो दैट वहां से भागने की कोशिश ना करें। और इसी चैन को पहनकर ब्रिटिश उन चैन गैंग से पत्थर तोड़वाते थे, वाइपर जेल बनवाते थे और अंग्रेजों के रहने के लिए रॉस आइसलैंड पर बिल्डिंग, बेकरी, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और क्लब हाउस बनवाते थे। पर जैसे जैसे इतिहास के पन्ने फिरने लगे वैसे वैसे आज़ादी की लड़ाई बढ़ने लगी और फिर जो कैदियों की जो संख्या थी वो आइसलैंड पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। और फिर अगस्त 1879 में जब चार्ल्स जेम्स लैल ब्रिटिश राज का न्यू होम सेक्रेटरी बना, तब उसने यह प्रस्ताव रखा कि उन्हें एक ऐसी जेल बनाने की जरूरत है जो लोगों के दिलों में से सोए हुए डर को फिर से जगा दे, क्योंकि यह बात तो साफ थी कि हिंदुस्तानियों को अब वाइप जेल का या जाति से बेदखल होने का कोई भी खौफ नहीं रहा। और फिर जब चार्ल्स और एसएस लेथब्रिज वहां के जेल सिस्टम को देखने पोर्ट ब्लेयर पहुंचे, तब उन्होंने सुझाव दिया सेलुलर जेल बनाने की, जहां उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट के प्लान को दो थ्योरी में बांटा। फर्स्ट, स्पोक ऑफ व्हील, जिसके चलते कोई कैदी वहां से भागना चाहे तो कंफ्यूज हो जाए कि जाना किधर है। और सेकंड, पैनोप्टिकॉन थ्योरी, यानी कि प्रोजेक्ट के बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए जहां से ऐसे निगरानी हो जैसे पैनोपिट्स अपने 100 आंखों से किया करता था। दोनों थ्योरी को जोड़ने पर एक 3 स्ट्रक्चर वाला टावर जिसके साथ 3 फ्लोर्स की 7 विंग ज्वाइन की हुई होगी, जिसमें टोटल 693 सेल हो, वैसी डिजाइन को
तैयार किया जाता है और फिर जैसे ही डिजाइन बनकर तैयार हो जाता है वैसे ही वाइफ जेल के जितने भी कैदी थे उन सभी को लाकर यहाँ पर मजदूरी करवाना ये लोग शुरू कर देते हैं 1896 में। और 1896 से ही सेलुलर जेल बनाने की शुरुआत हो जाती है, जिसे बनाने में पूरे 10 साल लग जाते हैं। और अब बारी थी सजा एक काला पानी के कैदियों को कैद करने की, जिसके नाम से ही लोग डर से कांप उठते थे। और फिर तुम्हें पता हो कि काला पानी में जाना यानी इस काला पानी में हर कैदियों को अलग अलग से एक छोटे से सेल में रखा जाता था और हर एक सेल की साइज हुआ करती थी 4.5 एंड 2.7 मीटर की हुआ करती थी। वहाँ पे हर एक कैदियों को 2 छोटे छोटे मटके दिए जाते थे। एक मटके में पानी हुआ करता था तो दूसरे मटके में उनको टॉयलेट के लिए यूज करने के लिए दिया जाता था। उन मटकों की साइज इतना छोटी होती थी कि कैदियों ने उसे यूज करने से बेहतर फ्लोर को यूज करना ही सही समझा। और दिल तो तब थम जाता है कि कैदियों को जब यह पता चलता था कि उन्हें जमीन पर ही पूप करना है और उन्हें उसी पूप के बाजू में सोना है और उसी पूप के बाजू में खाना खाना है। और इस अनहाइजीन कंडीशन के कारण कई कैदियों की जान भी चली जाया करती थी। और दूसरा चीज जो था जहाँ पे लोगों की जान सबसे ज्यादा जा रही थी वह था ऑयल माइनिंग करना। ऑयल माइनिंग करने जो भी जाया करता था उनको बस अपना सामान को ही ढकने भर कपड़ा दिया जाता था, उससे ज़्यादा पहनने की कोई परमिशन नहीं हुआ करती थी। और हाथ में इनके हथकड़ियाँ बांध दिया जाता था और पूरे दिन एक बड़ी चक्की घुमाना रहता था इन सभी लोगों को, ताकि उस चक्की को घुमाने से कोकोनट का स्क्वीज कर ऑयल निकाला जा सके। उनका टारगेट 30 पाउंड ऑफ ऑयल निकालना होता था, जो कि काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। और दूसरा टारगेट तो मानो इम्पॉसिबल ही हुआ करता था, वो था सूखे हुए नारियल के भूसे से फैब्रिक निकालना। और किसी काम को वो नहीं कर पाते थे या फिर उस काम को स्लो कर रहे होते थे तो बाद में शाम को उनको चाबुक से खूब पीटा जाता था, जिसे सुनकर तो आपके रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। और ये तो अभी उनके लिए कुछ नहीं था, इससे ज़्यादा तो अत्याचार अंग्रेज सरकार जो थी उन पर इससे भी ज़्यादा अत्याचार करती थी। क्या करती थी कि उनको खाने के लिए पहले तो दिन भर बैल की तरह उनसे खटवाती थी और फिर जब उनको खाने का टाइम होता था तो अंग्रेज सरकार उनको खाने के लिए पता है क्या देती थी? घास की रोटी। जो वहाँ की घास हुआ करती थी, जंगली घास की रोटी दिया करती थी, पानी दिया करती थी और जो चावल दिया करती थी ना उसमें सिर्फ और सिर्फ पत्थर भरा हुआ करता था, जिसे तो खाकर कई सारे कैदियों की जान भी चली गई थी। पर दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब इन लोगों पे इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा था तो इस अत्याचार के खिलाफ इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। तो दोस्तों इन्होंने आवाज़ उठाई थी। भगत सिंह के साथी बेटुकेश्वर दत्त के कहने पर इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया। लेकिन जो हंगर स्ट्राइक था ना, हंगर स्ट्राइक में इन्होंने अंग्रेज सरकार से बस अपनी 2 ही डिमांड रखी थी। पहली डिमांड इनकी ये थी कि इनको प्रॉपर टॉयलेट प्रोवाइड किया जाए, दूसरा यह था कि इनको प्रॉपर तरीके से अच्छे जगह पे इनको खाने पीने की बंदोबस्त किया जाए। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि इनकी डिमांड ही इनकी मौत का कारण बन जाएगा। शुरुआत के 45 दिन बीतने तक तो उन्होंने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब 45 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर आते हैं और फिर जो उनके साथ होता है ना दोस्तों, अगर वो आप लोग सुन लेंगे तो आपके नींद उड़ सकती है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उन पत्थर दिल ऑफिसर और उन डॉक्टर ने उसी प्रोसेस के दौरान महावीर सिंह, मोहन किशोर, नामदास और मोहित शहीद हो जाते हैं, क्योंकि फोर्स फीडिंग के कारण वो जूस उनके लंग्स में जा चुका था, जिसके कारण उन्हें निमोनिया हो गया। और फिर जब जान जाने लगी और मांगे पूरी ना हुई तब बेटुकेश्वर दत्त ने हंगर स्ट्राइक खत्म करना ही सही समझा। और दोस्तों सवाल अभी भी मेरा वही है जो इंट्रो में था, क्या इन सभी फ्रीडम फाइटर जो थे ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश नहीं किए, यहाँ से आज़ाद होने की कोशिश नहीं किए? क्योंकि ये लोग तो फ्रीडम फाइटर थे। अंग्रेज के खिलाफ कोई रणनीति बनाकर या फिर ऐसा कुछ करके ये लोग वहाँ से भाग सकते थे। तो दोस्तों इन्होंने ऐसा किया था, वहाँ से भागने की कोशिश किए थे, वहाँ से आज़ाद होने की कोशिश किए थे। दरअसल दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि 238 कैदी वहाँ से भागने की कोशिश किए थे सन 1868 में। सन 1868 में 238 कैदी वहाँ से भागने की कोशिश किए, परंतु वो लोग समुंदर के बीच अंग्रेजों सरकार से, मतलब अंग्रेज के जो ऑफिसर वहाँ पे मौजूद थे, उनसे ये लोग पकड़े जाते हैं।
जब ये लोग वहाँ पे पकड़े जाते हैं, फिर इन लोगों को वहाँ से पकड़कर फिर इसी जेल में लेकर आया जाता है और फिर इन लोगों को लाकर सभी 238 कैदियों में से 87 कैदियों को फांसी दे दी जाती है। और ये सब चीज़ देख फिर कभी कोई प्रिजनर वहाँ से भागने की कोशिश नहीं किया, वो लोग वहीं पे रहना सही समझे। और 1942 में जापानी ने अंडमान निकोबार पर हमला कर दिया और सेलुलर जेल को अपने कब्जा में ले लिया और उन्होंने गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के विनती पर सारे इंडियन को छोड़ दिया। और रही बात ब्रिटिशों की, तो ब्रिटिशों ने जो बोया था वही उनको मिला। जो अत्याचार उन्होंने इंडियंस के साथ किया था वही अत्याचार जापानी के जो ऑफिसर हुआ करते थे वही अत्याचार उन लोगों पर फिर वो लोग करना चालू कर दिए थे। और फिर 1945 में वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान ने अंडमान निकोबार आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दिया और आज की तारीख में भारत ने उस काला पानी को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है, जहां कई शहीदों की निशानियां और खून के दाग धब्बे अभी भी मौजूद हैं।